ये क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे OCR 78 का टारगेट गिरने पर दोष निवारण करें। यानी OCR 78 का टारगेट अगर गिर जाएगा तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम मेन ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक होने पर मिलने वाले संकेत क्या हैं। जो हमारे पास में मेन ट्रांसफार्मर होता है, उस मेन ट्रांसफार्मर के अंदर एक करंट लिमिट होती है कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 130 एम्पियर, जैसे मान लेते हैं 15 एम्पियर करंट, इतनी करंट ही ट्रांसफार्मर के अंदर जा सकती है। तो हम कह सकते हैं ये जो एम्पियर है 360 एम्पियर करंट है, ये निर्धारित मात्रा है। मेन ट्रांसफार्मर के अंदर 360 एम्पियर से ज़्यादा करंट है यहाँ पर नहीं जानी चाहिए। अगर मेन ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट की मात्रा 360 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं। पहला संकेत मिलता है OCR 78 का टारगेट गिर जाता है। दूसरा VCV है, ओपन हो जाता है, जो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हम कह सकते हैं, VCV ओपन हो जाता है। और तीसरा हम कह सकते हैं DDU पर फॉल्ट मैसेज आता है F0108P1। यानी हम कह सकते हैं इसको, ये जो फॉल्ट मैसेज आता है F0108P1, ये होता है प्राइमरी ओवर करंट। ये प्राइमरी ओवर करंट को प्रदर्शित करता है और DDU में ये फॉल्ट मैसेज आएगा। अब इसका निवारण कैसे करना है, तो इसका निवारण करने के लिए सबसे पहले मशीन रूम में जाएंगे हम। मशीन रूम में SR1 SR2 और TFP कंजर्वेटर के पास ऑयल का छिड़काव हम देखेंगे कि इनके पास में ऑयल का छिड़काव है, करेंगे यहाँ पर मशीन रूम 1 में। मशीन रूम जाएंगे SR1 में, SR2 दोनों में जाएंगे हम। TFP कंजर्वेटर के पास ऑयल का छिड़काव, धुआं, जलने की गंध, चिंगारी की हम जांच करेंगे कि वहाँ पर कोई चिंगारी हुई है, जलने की कोई गंध आ रही है, या वहाँ पर धुआं और उठ रहा है, या ऑयल का छिड़काव वहाँ पर हुआ है। तो ये हम जांच करेंगे TFP कंजर्वेटर के पास में। फिर हम देखेंगे SR1 SR2 और TFP ऑयल लेवल गेज में ऑयल लेवल की जांच करेंगे। यानी यहाँ पर TFP जो होता है, TFP कंजर्वेटर, इसमें ऑयल भरी रहती है, तो इस ऑयल लेवल गेज में हम ऑयल के लेवल की जांच करेंगे कि ऑयल कितनी भरी हुई है, तथा ऑयल का कलर बदला तो नहीं है, इसकी भी हम जांच करेंगे। जैसे ऑयल का जो प्रॉपर कलर होता है उसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, ऑयल का कलर नहीं बदला तो नहीं है, उसकी हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में अंडर ट्रक में। तो अंडर ट्रक हम देखते अंडर ट्रक में MCP2 के पास, तो ये हम देखेंगे अंडर ट्रक में MCP2 हम देखेंगे। MCP2 के पास में मेन ट्रांसफार्मर के वेंट पाइप से ऑयल का बाहर निकलना हम चेक करेंगे। तो ये है MCP2 के पास में एक मेन ट्रांसफार्मर होता है, और मेन ट्रांसफार्मर में भी यहाँ पर एक होता है हमारे पास में वेंट पाइप, और वेंट पाइप है, इस वेंट पाइप से ऑयल तो नहीं निकल रही है, वो हम देखेंगे कि ऑयल का बाहर निकलना हम चेक करेंगे कि ऑयल बाहर तो नहीं निकल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपरोक्त किसी भी प्रकार की असामान्यता मिलने पर लॉ को फेल करें और सहायता इंजन की मांग करें। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉ को फेल कर देंगे यहाँ पर और सहायता इंजन की मांग करेंगे अगर इस तरीके की असामान्य स्थिति हमें मिलती है। कौन कौन सी असामान्य स्थिति, या तो हमें जैसे TFP कंजर्वेटर के पास में ऑयल का छिड़काव मिले, धुआं, जलने की गंध, चिंगारी की जांच करेंगे हम। दूसरा ऑयल का लेवल चेक करेंगे, ऑयल का कलर बदला तो नहीं है, इसकी जांच करेंगे TFP में। तीसरा हम अंडर ट्रक में MCP2 के पास में मेन ट्रांसफार्मर के वेंट पाइप के पास में ऑयल का बाहर निकलना हम चेक करेंगे, और ये हमारा फॉल्ट आएगा F0108P1 प्राइमरी ओवर करंट फॉल्ट। ये DDU पर फॉल्ट मैसेज आता है, तो इसमें सहायता इंजन की हम मांग करेंगे। जब कुछ सामान्य पाए जाने पर, अगर सब कुछ सामान्य मिल रहा है हमें, जैसे मान लीजिए कुछ असामान्यता हमें नहीं मिली है, सब कुछ सामान्य मिला है, तो सामान्य पाए जाने पर OCR 78 का टारगेट हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। और OCR 78 का टारगेट रीसेट करेंगे, TLC को हम सूचित करें और आगे गाड़ी कार्य करेंगे। हम TLC को सूचित करके हम आगे गाड़ी कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, यदि दोबारा टारगेट गिरता है, टारगेट को रीसेट करने के बाद में भी अगर दोबारा टारगेट गिर जाता है तो सब कुछ सामान्य मिलने पर भी टारगेट रीसेट ना करें, और हम क्या करेंगे, इसको लॉ को फेल कर देंगे। अगर दोबारा से ये टारगेट गिर जाता है तो लॉ को फेल करेंगे और सहायता इंजन की मांग करेंगे, दूसरे इंजन की मांग करेंगे। सातवां पॉइंट है हमारे पास में कूलिंग मोड में यदि VCV ट्रिप
होता है तो TFP व SR के तेल की हम जांच करेंगे एवं OCR 78 हम चेक करेंगे। अगर कूलिंग बोर्ड के सिस्टम में, कूलिंग बोर्ड में भी अगर हमारा VCV ट्रिप गिर जाता है, BCV ट्रिप हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जांच करनी है TFP तथा SR के तेल की हम जांच करेंगे। कोई असामान्यता दिखने पर लॉको को यहाँ पर फेल करेंगे और सहायता इंजन की मांग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, जैसे 3 फेज लॉको में लगी सभी 3 फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरियों के नाम, लोकेशन, कार्य और MCV हमें बतानी है। तो ये 3 फेज लॉको में लगी रहती हैं। क्या क्या लगी रहती हैं 3 फेज लॉको में? 3 फेज लॉको में 3 फेज 415 वोल्ट AC, 3 फेज 450 वोल्ट ये सप्लाई का नाम है। ऑक्सिलरी क्या है ये हम देखते हैं, और ऊपर से इसमें MCV हम देखते हैं, उस MCV का नाम भी हम देखते हैं। तो ये 3 फेज लॉको में लगी सभी 3 फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कि ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 है, ये क्रम से पहले नंबर पर हम देखते हैं ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। ये मशीन रूम फर्स्ट में होता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, और इसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर तथा SR1 के तेल को ठंडा करना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ऑयल कूलिंग, तो ऑयल कूलिंग में हम कह सकते हैं कि ऑयल को ठंडा करने का काम करेगा। और ब्लोअर 1 है तो ब्लोअर 1 हम कह सकते हैं SR1 और ट्रांसफार्मर 1 के तेल को ठंडा करता है। और इसके लिए MCV जो होती है 59.1/1, 59.1/1 में आ जाता है HV1, HV1 में यहाँ पर 59.1 MCV होती है। फिर हम देखते हैं ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 है, ये मशीन रूम 2 में होती है। ट्रांसफार्मर और SR2 के तेल को ठंडा करना इसका काम है। और MCV जो होती है इसकी HV2 यानी कि 59.1/2 होगी यहाँ पर। तो ये नंबर की जो MCV है ये यहाँ पर होगी। तीसरा हम देखते हैं ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है, ट्रैक्शन मोटर के लिए ये है ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1। ये अब 1 वाला है, ये 2 में होगा, हम कह सकते हैं उल्टा है यहाँ पर। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है, ब्लोअर 1 मशीन रूम 2 में होगा। और यहाँ पर जो ट्रैक्शन मोटर होती है 1, 2, 3 को ठंडा करना इसका काम है। ट्रैक्शन मोटर में मोटर जो होती है हमारी 1, 2, 3 को ठंडा करेगा, और इसके लिए हमारी MCV होती है HV1 में, HV1 में 53.1/1 है, ये 53.1 ये ट्रैक्शन मोटर के लिए होती है। आई कूलिंग ब्लोअर के लिए होती है 59.1, इस तरीके से। अब ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है, ये मशीन 1 में होगी, यानी कि उल्टा होगा। जैसे 1 है तो मशीन रूम 2 में है, तो 1, 2 से याद रख सकते हैं इसको 2, 1 से याद रख सकते हैं। ट्रैक्शन मोटर के लिए है, उल्टा होता है। और जबकि ऑक्सिलरी जैसे आई कूलिंग ब्लोअर के लिए हम याद रख सकते हैं 1, 1 होगा और 2, 2 होगा आई कूलिंग के लिए। तो यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर जो होती है 4, 5, 6 को ठंडा करना इसके लिए काम है, यानी ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करेगा। और HV2 में यहाँ पर 53.1/2 यहाँ पर हो जाएगी जो MCV की लोकेशन है, यानी MCV जो होगी यहाँ पर 53.1/2 में होगी। अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर ऑयल पंप की। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, ये अंडर ट्रैक में मशीन रूम 1 के नीचे होता है। तो अंडर ट्रैक में होगा मशीन रूम 1 के नीचे, और इसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 का ट्रांसफार्मर ऑयल को क्या करेगा? ये ऑयल कूलिंग यूनिट 1 में भेजेगा। जो भी हमारे पास में ट्रांसफार्मर ऑयल है उस ट्रांसफार्मर ऑयल को जैसे ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग यूनिट 1 में भेजना इसका काम है। और इसके लिए जो MCV होती है 62.1 होती है ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप के लिए 62.1, और HV1 में होगी ये। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 है, इसकी जो लोकेशन है वो अंडर ट्रैक में मशीन रूम 2 के नीचे होगी है। और इसका काम है ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट 2 में भेजना इसका काम है। और इसके लिए जो MCV की लोकेशन होगी HV2 में 62.1/2 होगी यहाँ पर लोकेशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर,
ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए ऑयल पंप 1 है, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1। इसकी जो लोकेशन है वो मशीन रूम 1 में SR1 के बाजू में होती है, SR1 के पास में होती है मशीन रूम 1 में ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1। अब इसका कार्य क्या है, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के ऑयल को ऑयलिंग को जो ऑयल होता है उसको ऑयल कूलिंग यूनिट 1 में भेजना इसका काम है। जो भी ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के जो ऑयल है उसको ऑयल कूलिंग यूनिट 1 में भेजेगा। और इसके लिए जो MCV होती है वो होती है 63.1। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए 63.1 होगी यूनिट यानी MCV, और ट्रांसफार्मर के लिए 62.1 है, और ट्रैक्शन ब्लोअर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के लिए 53.1 है। जैसे ट्रैक्शन ब्लोअर ट्रैक्शन कन्वर्टर हम याद रख सकते हैं, ट्रैक्शन ब्लोअर B पहले आता है तो ब्लोअर के B से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं 53.1 होगा। और ट्रैक्शन कन्वर्टर है वो C बाद में आता है, B के C बाद में, तो इसका हम 63.1 कह सकते हैं। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर के लिए 62.1 हो गई है यहाँ पर, और ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर के लिए 59.1 हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास में ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 है, इसमें क्या होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 में ये मशीन रूम 2 में SR2 के बाजू में होगा, ये SR2 के बाजू में ही यहाँ पर मशीन रूम 2 में, और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट 2 में भेजना इसका काम है। और इसके लिए जो MCV होती है 63.1/2 यहाँ पर हो जाएगी, HV2 में होगी ये। फिर हम बात करते हैं MCP1। MCP1 क्या है, MCP1 की जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है अंडर ट्रैक में मशीन रूम 1 के नीचे होती है MCP1, और ये MR में प्रेशर बनाना इसका काम है। और इसकी जो MCV होती है वो होती है 47.1। तो 47.1 से हम याद रख सकते हैं, 47 किस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे 47 M का जो कॉर्ड होता है, रीडिंग में हम बात कर सकते हैं 13 M का कॉर्ड है, और P का कितना होता है 4, 16 होगा, P का 16 और C का 3। तो इससे भी बनाए यहाँ पर तनौर 3 बार 12 और ये 32 बन रहा है इससे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोड बना देते हैं हम कोई भी जिससे 14 आ जाए। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि MCP को हम याद रख सकते हैं, जैसे P हमारा है 16 पर, 16 में से 3 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये M है, इसको अगर हम पलट के लिखें तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इससे भी ये कोड बन नहीं रहा है। तो MCP1 है ये 47.1 हमारी क्या होगी, लोकेशन होगी MCV की, 47.1 है MCP1, अंडर ट्रैक मशीन रूम 1 के नीचे होगी, और MR में प्रेशर बनाना इसका काम है। फिर MCP2 है, MCP2 क्या होगी, अंडर ट्रैक में मशीन रूम 2 के नीचे होगी, और MR में प्रेशर बनाना इसका काम है। HV2 में 47.1/2 यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, MCV की का नाम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर, वो है स्क्वीजिंग ब्लोअर। स्क्वीजिंग ब्लोअर में क्या होता है, स्क्वीजिंग ब्लोअर की लोकेशन होती है मशीन रूम 1 में TMB2 के बाजू में होती है। तो यहाँ पर ब्लोअर 1 में TMB2 के बाजू में होगी, मशीन रूम 1 में, ये हमें याद रखना है, TMB2 के बाजू में। इसका काम क्या है, TMB2 और OCB1 के फिल्टर को ही धूल को निकालना। तो यहाँ पर धूल को निकालने के लिए काम आता है ये स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 है, TMB2 और OCB1 के बीच में ये क्या होती है, धूल जमी रहती है। तो 21 से याद रख सकते हैं, TMB2 है, TO 21 से याद रख सकते हैं, जैसे कि TMB2 है और OCB1 है, इसकी फिल्टर की धूल को बाहर निकालना इसका काम है। और इसके लिए जो MCV होती है वो होती है 55.1, ये -1 हो जाएगी 55.1। फिर स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 है, स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 की लोकेशन होगी मशीन रूम 2 के, लेकिन यहाँ पर जैसे 2 है, ब्लोअर 2 है, तो यहाँ पर TMB1 होगी, TMB1 के बाजू में होगी ये लोकेशन। और इसका काम क्या है, TMB1 और 2, तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं TO से, TO12, TMB1 और OCB2 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। और यहाँ पर इसकी जो MCV होती है यहाँ पर होगी 55.1/2, यहाँ पर इसकी MCV होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज लॉको में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज लॉको में लगी सभी सिंगल फेज 415/110 वोल्ट एसी से चलने वाली ऑक्सिलरीज एवं उपकरणों के नाम, लोकेशन, कार्य और एमसीबी का नाम बताना है। तो पहले वाली जो थी वो 415 वोल्ट एसी थी, अब ये है 415 वोल्ट एंड 110 वोल्ट एसी। तो इसमें हम डिवाइसेज ऑक्सिलरीज के नाम देख लेते हैं, उनके उपकरण देखेंगे और कहाँ पर होता है, लोकेशन, कार्य क्या है और एमसीबी का नाम बताएंगे, एमसीबी कौन सी है। जैसे हमारे पास में है MRV मशीन रूम ब्लोअर, MRV बोलेंगे इसको, मशीन रूम ब्लोअर। तो मशीन रूम ब्लोअर 1 MRV1 बोलेंगे इसको, ये मशीन रूम 1 में ही होगा लोकेशन। मशीन रूम में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, यानी जो भी यहाँ पर पार्ट्स लगे होंगे मशीन रूम में, उनके में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स को ठंडा करता रहता है और उनका टेम्परेचर ये 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देगा, यानी 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान इनका होना चाहिए। और एमसीबी कौन सी है इसमें, 54.1 हम एमसीबी यहाँ पर यूज करते हैं, 54.1 मशीन रूम ब्लोअर 1 54.1/1 HV1 में होगा। फिर हम बात करते हैं मशीन रूम ब्लोअर 2 MRV, मशीन रूम ब्लोअर 2 है, मशीन रूम 2 में होती है। और मशीन रूम में लगे गए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। और इसकी जो एमसीबी होती है वो होती है 54.2, मशीन रूम ब्लोअर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम, जैसे मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्क्वीजिंग ब्लोअर 1, तो मशीन रूम ब्लोअर 1 का यानी हम कह सकते हैं MRV1 मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 है, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 है, ये मशीन रूम 1 में ही होगा। मशीन रूम ब्लोअर 1 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है, मशीन रूम ब्लोअर 1 की फिल्टर की धूल को निकालेगा। और इसकी जो यहाँ पर क्या होती है एमसीबी जो होती है वो होती है 56.1/1। नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन रूम ब्लोअर 2 की स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 है, ये मशीन रूम 2 में पाया जाएगा। और मशीन रूम ब्लोअर 2 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। और इसकी जो एमसीबी होती है वो होती है 56.1/2 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मशीन रूम ब्लोअर 2 है। फिर बात करते हैं हीटर की, ये हीटर क्या है, दोनों कैब में डैश के अंदर होता है, ये दोनों कैब में होता है, हमारे पास आगे वाली कैब पीछे वाली कैब, तो दोनों कैब में डैश के अंदर होता है हीटर, कैब को गर्म रखना इसका काम है। और HV1 में इसकी लोकेशन होती है हीटर की, और 69.62 इसकी क्या है एमसीबी होती है, 69.62 ये एमसीबी की नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अब सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण हम देखते हैं। सिंगल फेज 110 वो तो हमारे हो गए 415 वोल्ट। अब सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण, जैसे कि 4 क्रू फैन है, ये ऑक्सिलरी का नाम है 4 क्रू फैन, ये सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी चलते हैं। प्रत्येक कैब में 2 होते हैं 4 क्रू फैन, क्रू को हवा देने के लिए ये होते हैं। और HV1 में एमसीबी है यहाँ पर 69.71, तो ये फ़ैन के लिए हो गया 69.71। अब हम बात करते हैं कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1 और 2 है, कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1 और 2 क्या है, दोनों कैब में डैश के अंदर एक एक होता है कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1 और 2। और हीटर को गर्म हवा को कैब के अंदर भेजना, तो हीटर की जो गर्म हवा है कैब को गर्म रखने के लिए हीटर की गर्म हवा को कैब के अंदर भेजेगा, तो कैब वेंटिलेशन ब्लोअर है 1 और 2। और इसकी जो एमसीबी होती है 69.61, इसकी एमसीबी होती है 69.61। अब बात करते हैं 3 फेज लोको में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर सामान्यतः परिस्थिति में आने वाले भार हमें लिखना है, कि सामान्य परिस्थिति पर कौन कौन से भार यहाँ पर आते हैं 3 फेज लोको में, तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर। तो 3 फेज लोको में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे होते हैं, इन तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर सामान्य परिस्थिति में आने वाले भार क्या क्या हैं, सामान्य परिस्थिति में क्या क्या काम ये करते हैं। तो पहले बात करें ऑक्सिलरी कन्वर्टर, जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर क्या भार आ सकता है, ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, कौन कौन सी ऑक्सिलरीज यहाँ पर लगती हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में। पहली ऑक्सिलरी लगती है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, OCB हम कह सकते हैं, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर हम कहें तो ये है ऑयल कूलिंग सर्किट ब्रेकर, ऑयल
कूलिंग ब्लोअर है ये, OCB, ऑयल कूलिंग ब्लोअर। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 है, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर फर्स्ट से जुड़ा होगा। फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेकंड का बाहर हम देखें, ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेकंड से क्या क्या जुड़ा रहता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेकंड से यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 TMB1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 TMB2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 से जुड़ा रहता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 से जुड़ा रहता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 से जुड़ा रहता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में क्या होता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में मेन कंप्रेसर से जुड़ा होता है, MCP हम बोल सकते हैं, मेन कंप्रेसर, MCP, मेन कंप्रेसर जुड़ा रहेगा से ऑक्सिलरी कन्वर्टर से। मेन कंप्रेसर 2 है, ये भी जुड़ा रहेगा। स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 इससे जुड़ा रहेगा, स्क्वीजिंग ब्लोअर 2 है, इससे जुड़ा रहेगा। और बैटरी चार्जर जो होता है वो भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा, बैटरी चार्जर, CHVA हम बोल सकते हैं, चार्जिंग फॉर बैटरी, ये बैटरी के लिए और ये चार्जिंग के लिए। तो CHVA बैटरी चार्जर यहाँ पर जुड़ा रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे, जैसे कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल होने पर बाहर विभाजन लिखिए। अगर कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल हो जाता है तो उसका जो काम है वो कौन करेगा, उसके बाहर विभाजन के बारे में लिखना है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल हो गया है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल होगा तो बाहर विभाजन किस तरीके से होगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का काम है ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए यहाँ पर होता है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर क्या बाहर चला जाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर क्या बाहर चला जाएगा। जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल होगा तो OCB 1 2, यानी जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, OCB हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर। जैसे इसका जो काम है ऑयल कूलिंग ब्लोअर OCB 1 OCB 2, ये दोनों बढ़ जाएंगे, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ये दोनों यहाँ पर काम किसको चले जाएंगे, कन्वर्टर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर चलाए जाएंगे, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। फिर TMB का काम भी आ जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है 1 2 का काम आ जाएगा। और स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 और 2 का भी यहाँ पर काम आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में पावर क्या जाएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 2 का काम चला जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और 2 का काम चला जाएगा, और बैटरी चार्जिंग का काम ये करेगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर। और MCP 1 और 2, MCP क्या है यहाँ पर, हमारे पास में जो MCP है ये है मेन कंप्रेसर, इसका काम भी यहाँ पर चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 फेल होगा, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 फेल होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा। जैसे ही हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 फेल होगा तो काम चला जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 क्या काम करेगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है वो ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 का काम इस पर चला जाएगा। TMB क्या है, हमारा ट्रैक्शन मोटर जो ब्लोअर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 का काम इस पर चला जाएगा। और स्क्वेजिंग ब्लोअर 1 और 2 का काम इस पर चला जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर जैसे कि CHVA बैटरी चार्जिंग का काम इस पर रहेगा, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 और 2 का काम इस पर रहेगा, और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप है 1 और 2 का काम इस पर रहेगा। तो हम तीसरा हम देखते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर अगर 3 फेल हो गया है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेल होने पर क्या होगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेल होने पर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर काम चला जाएगा और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर बाहर चला जाएगा। तो किस तरीके से जाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर बाहर। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का जो काम है वो रहेगा यहाँ पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 का काम चला जाएगा। TMB ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर पर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 का काम यहाँ पर आ जाएगा। और स्क्वीजिंग ब्लोअर जो है 1 और 2 का काम यहाँ पर चला जाएगा, स्क्वीजिंग। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर बाहर जो है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर बाहर क्या चला जाएगा, अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेल होता है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 और 2 का काम चला जाएगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और 2 का काम, और बैटरी चार्जिंग। और MCP क्या है हमारा, जो मेन कंप्रेसर 1 और 2 का काम भी यहाँ पर चला जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 और 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और 2 लगातार कार्य करते रहते हैं, जबकि हमारे जो जब तक कि ट्रैक्शन कन्वर्टर कार्यरत है, जब तक हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर काम करता रहता है तब तक हमारे पास में
ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 और 2 काम करता रहता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और 2 काम करते रहते हैं। और हमारे जो हैं ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 है, हमारा जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 है, स्क्वीजिंग ब्लोअर 1 और 2 है, ये आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है तभी ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 19 सब सिस्टम के नाम एवं नंबर लिखना है। तो 19 जो भी सब सिस्टम है एसएस के नाम से हम डिनोट करते हैं 19 सब सिस्टम को। तो इनके क्या नाम हैं और इनके क्या नंबर हैं। जैसे कि एसएस नंबर हम देखते हैं, सब सिस्टम का नाम और सब सिस्टम का नाम हम देखेंगे। एसएस नंबर के अकॉर्डिंग हम सब सिस्टम का नाम देखेंगे। जैसे एसएस 01 है, 01 होता है मेन पावर के लिए होता है 01। 02 है ट्रैक्शन बोगी 1 के लिए होता है। 03 है 02 ट्रैक्शन बोगी 1, 03 ट्रैक्शन बोगी 2 के लिए होगा। फिर हार्मोनिक्स फिल्टर के लिए 04 और होटल लोड के लिए 05। तो 5 स्टार जैसे होटल होता है उसी से याद रख सकते हैं। होटल लोड है 05। 06 के लिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 06 के लिए। तो हम इसको याद रख सकते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1। और 07 हो गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ये 07 हो गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है हमारा 06 हो गया। फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है, ये 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं 6 7 8 है, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर आ जाते हैं। 6 7 8 ऑक्सिलरी कन्वर्टर। 5 पर होटल लोड आ जाएगा। 4 पर हार्मोनिक्स फिल्टर है, क्योंकि इस तरीके से हम फिल्टर बनाते हैं। तो क्रॉस हो गया, क्रॉस क्या काम करेगा, जैसे क्रॉस बना के हम इस तरीके से फिल्टर बनाते हैं, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। 4 पर क्रॉस हो गया। ट्रैक्शन बोगी है, बोगी से हम ट्रैक्शन बोगी है। और ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन हम 2 पटरियों पर ट्रैक्शन हम देखते हैं, तो 2 पटरियों पर, तो 2 नंबर 3 नंबर हो जाएगा ट्रैक्शन बोगी है। 2 पटरियाँ और उनके बीच में कुछ लगाते हैं तो 3 हो गया है ट्रैक्शन बोगी। या फिर ट्रैक्शन हम ऊपर से लेते हैं, 3 तार होते हैं ऊपर की साइड, तो उससे याद रख सकते हैं कि ट्रैक्शन बोगी 3 नंबर से हो जाएगी। और ट्रैक्शन बोगी 1 है, तो बोगी हमारी स्टार्ट होती है 2 से, तो ट्रैक्शन बोगी 1 और 2 है, 2 से याद रख सकते हैं हम। 2 पटरियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी सिस्टम। अब बैटरी का सिस्टम है, तो ये 9 से स्टार्ट हो जाएगा बैटरी सिस्टम। बैटरी का जो भी सिस्टम है वो 09 से बोलेंगे, ऐसे 09 बैटरी सिस्टम। और 10 पर जैसे 1 से 10 तक गिनती लगते हैं, तो 10 बोलने पर हमारा ब्रेक लग जाता है। 10 के बाद में दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो ये ब्रेक सिस्टम हो जाएगा। 10 नंबर पर ब्रेक सिस्टम है। फिर 11 नंबर पर देखते हैं। 11 नंबर पर जो HV है, HV को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि 8 है, 8 H 8 नंबर पर है, B हमारा 2 नंबर पर है, तो 8 है तो 10 और एक और आगे है तो 11। तो 11वें नंबर पर आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी HV1, ऑक्सिलरी HV2 12 नंबर पर आ जाएगा। फिर कैब की बात करें, कैब आ जाएगा 13 नंबर पर। जैसे कैब की शेप कैसी होती है, एम, जैसे एम को इस तरीके से बना देते तो कैब बन जाता है। हम कह सकते हैं 2 कैब होती है हमारे पास में, तो 13 से स्टार्ट हो जाएगी। 13 से कैब 1 और 14 पर कैब 2 हो जाएगी, SS 14। फिर SS 15 पर 5, जैसे 15 साल की उम्र में एज में क्या है, बच्चा फायर कर सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं बंदूक से फायर कर सकता है, इतना एबल हो जाता है, तो 15 पर आ जाएगा फायर। फिर 16 की उम्र में जो लड़का है वो क्या कर सकता है, स्पीड देख सकता है, गाड़ी में स्पीड वो देख सकता है, इतना एबल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं स्पीडोमीटर हो जाएगा 16 नंबर पर। 17 नंबर पर हम देखें, 17 नंबर पर प्रोसेसर है, यानी लड़के के पास में 17 की उम्र में क्या आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर वगैरह होते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोसेसर फर्स्ट FLG 1 आ जाएगा। फिर 18 पर प्रोसेसर सेकंड आ जाएगा। और फिर 19 की उम्र में जब बच्चा होता है तो वो ट्रेन और बस में सफ़र करना स्टार्ट कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन और बस है, SS 19 में आ जाएगा ट्रेन बस, तो ये 19 नंबर की पिन हो जाएगी, यानी सिस्टम का नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के फॉल्ट में अंतर हमें लिखना है कि प्रायोरिटी 1 में किस तरीके का फॉल्ट होता है, प्रायोरिटी 2 में किस तरीके का फॉल्ट होता है। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के फॉल्ट की बात करते हैं।
प्रायोरिटी वन फॉल्ट जो होता है उसमें क्या करना है यह पूर्णतः स्पष्ट होता है। प्रायोरिटी फॉल्ट जो होता है फर्स्ट वाला, ये हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए प्रायोरिटी फॉल्ट वन में। प्रायोरिटी जो टू होती है, प्रायोरिटी टू का फॉल्ट होता है क्या करना है यह पूर्णतः हमें स्पष्ट नहीं होता है। प्रायोरिटी वन फॉल्ट है, प्रायोरिटी वन फॉल्ट में की जाने वाली कार्यवाही हमें तुरंत करना है। जो भी कार्यवाही करनी है हमें क्या करना है ये पहले से पता है, तो जो भी करना है वो तुरंत कर देना चाहिए, यानी की जाने वाली कार्यवाही हमें तुरंत करनी है। प्रायोरिटी टू में की जाने वाली कार्यवाही तुरंत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तीसरा हम देखें, प्रायोरिटी जो फॉल्ट वन है उसमें बचावात्मक कार्यवाही शुरू होगी, जो भी जिससे हम बच सकें उस चीज़ से, तो बचावात्मक कार्यवाही यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी कार्य करना है हमें तुरंत करना होता है प्रायोरिटी वन में। जबकि प्रायोरिटी टू में चालक द्वारा दोष किया जा सकता है, यानी संभावना है यहाँ पर कि चालक द्वारा जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस दोष को दूर किया जा सकता है। प्रायोरिटी वन में क्या होता है, LSFI जलेगी बुझेगी एवं BPFA भी जलेगा, तो ये प्रायोरिटी वन फॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर LSFI है ये जलेगी बुझेगी और BPFA है ये जलेगा। जबकि प्रायोरिटी जो टू फॉल्ट होता है इसमें BPFA जलेगा, LFSI यहाँ पर कुछ करने वाला नहीं है प्रायोरिटी फॉल्ट टू के अंदर। और यहाँ पर फॉल्ट मैसेज में P1 दर्शाएगा, जो प्रायोरिटी फॉल्ट वन है तो P1 प्रायोरिटी फॉल्ट वन ये दर्शा देगा फॉल्ट मैसेज में, जबकि प्रायोरिटी टू के अंदर फॉल्ट मैसेज में ये P2 दर्शाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे स्टेटस कोड के बारे में लिखना है, जो भी स्टेटस कोड होता है उसमें क्या हमें समझ में आता है स्टेटस कोड देखने के बाद में। तो स्टेटस कोड में हम सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट साइड डिजिट देखते हैं और फिर राइट साइड डिजिट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम लेफ़्ट साइड डिजिट दे रखी है 0, तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, ये 0 दिखा रहा है, कोई भी सब सिस्टम हमारा आइसोलेट नहीं है। और राइट साइड की डिजिट भी अगर 0 है तो कोई भी फॉल्ट नहीं है। दूसरा हम देखें, अगर ये 9 दिखा रहा है लेफ़्ट साइड में तो कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है अगर 9 दिखा रहा है तो। और राइट साइड की डिजिट अगर 1 है तो कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। और राइट साइड की डिजिट अगर 2 है तो कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है, ये हमें पता चल जाएगा स्टेटस कोड से। अब 0 0 की बात करें, 0 0 क्या कोड बताता है, 0 0 कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है तथा कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये 0 0 स्टेटस कोड बता देगा। अब 0 1 है, 0 1 क्या बताएगा, कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और 1 बता रहा है, 1 बता रहा है मतलब कि कम से कम प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट तो है ही है। इसी तरीके से 0 2 बात करें, कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कम से कम प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट तो है ही है। फिर 9 0 की बात करें, 9 0 कब कह सकते हैं कि कम से कम एक सब सिस्टम है वो आइसोलेट है और कोई भी फॉल्ट यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से 9 1 की बात करें, 9 1 में क्या हो जाएगा, कम से कम एक सब सिस्टम है वो आइसोलेट है, कम से कम यहाँ पर एक सब सिस्टम तो आइसोलेट होगा और कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। और 92 की बात करें, 92 में क्या होगा, कम से कम एक सब सिस्टम तो आइसोलेट है तथा कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का यहाँ पर फॉल्ट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। 92 से हम कह सकते हैं कि कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट यहाँ पर होगा ही होगा। अब नेक्स्ट हम देखें, जैसे 3 फेज लॉकों में डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाले फॉल्ट मैसेज तथा आइसोलेशन मैसेज का उदाहरण हमें देना है कि किस टाइप का फॉल्ट मैसेज आता है और किस टाइप का यहाँ पर 3 फेज लॉकों में डिस्प्ले स्क्रीन पर किस टाइप का फॉल्ट मैसेज आता है, यानी आने वाले फॉल्ट मैसेज तथा आइसोलेशन मैसेज का उदाहरण हमें देना है। तो फॉल्ट मैसेज की बात करें, जैसे कि फॉल्ट आ रहा है हमारा लोको 31001, तो ये लोको का क्रमांक होता है, लोको क्रमांक लोको 31001। सब सिस्टम नंबर यहाँ पर लिखा रहता है, सब सिस्टम 02 है। सब सिस्टम कौन सा प्रभावित है, वो ट्रैक्शन बोगी 2 यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैक्शन बोगी 1 में प्रॉब्लम है। सब सिस्टम का नंबर लिखा रहता है, सब सिस्टम में प्रभावित जो है यानी किस में प्रॉब्लम आई है, ट्रैक्शन बोगी 1 में प्रॉब्लम आई है। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट यहाँ पर बताता है कि डिस्टरबेंस इन कन्वर्टर 1 में डिस्टरबेंस है। और हम कह सकते हैं क्या करना है, ये भी यहाँ पर बताएगा क्या करना है, ट्राई टू क्लोज दी VCB अगेन, यानी VCB को हमें वापस से क्लोज करने की कोशिश करनी है। और दोष संदेश क्रमांक दोष संदेश क्रमांक क्या है, F201P1,
F201P1 इस तरीके से कोड दिखा देगा। तो ये हमें दिखाना है यहाँ पर कि लॉको क्रमांक यहाँ पर आएगा, जो भी फॉल्ट हुआ है वो यहाँ पर आएगा, क्या करना है वो यहाँ पर लिखना है हमें, दोष संदेश क्रमांक है वो यहाँ पर लिखना है, और सब सिस्टम जो प्रभावित है, जैसे ट्रैक्शन वो की 1 प्रभावित है तो वहाँ पर यहाँ पर लिख दिया, सब सिस्टम नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा हो गया फॉल्ट मैसेज। इसी तरीके से हम लिखते हैं आइसोलेशन मैसेज। आइसोलेशन मैसेज में क्या लिखना होगा, आइसोलेशन मैसेज में लोगो क्रमांक तो आएगा ही आएगा, सब सिस्टम नंबर भी आ गया हमारा, सब सिस्टम को प्रभावित करने वाला ट्रैक्शन वो भी बना गया। अब सब सिस्टम आइसोलेशन मैसेज है तो सब सिस्टम हमारा आइसोलेट है, सब सिस्टम आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब कह सकते हैं वॉगी फर्स्ट आइसोलेटेड, तो वॉगी फर्स्ट हमारी आइसोलेटेड है, ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल। तो इससे क्या है, वॉगी फर्स्ट आइसोलेटेड है, वॉगी फर्स्ट आइसोलेटेड की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, वॉगी फर्स्ट आइसोलेटेड होने की वजह से ओनली हमारे पास में हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है ये लिख रहा है कि एंटर हमें प्रेस करना है, ये भी हमें लिखना है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे स्विच क्रमांक 152 की सहायता से फेल्योर मोड ऑपरेशन में कार्य करने का तरीका लिखिए, कि फेल्योर मोड ऑपरेशन में हम स्विच क्रमांक 152 की सहायता से किस तरीके से कार्य करेंगे। तो स्विच क्रमांक 152 की सहायता से फेल्योर मोड ऑपरेशन में कार्य करने का तरीका में हम देखते हैं कि इस स्विच की 2 पोजीशन होती हैं, जो भी स्विच क्रमांक 52 है इसकी 2 पोजीशन होती हैं। 0 में ये सामान्य स्थिति में होता है, यानी कि थ्रोटल का फाइन कंट्रोल होता है, यानी कि थ्रोटल का हम फाइन कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में होता है। और 1 अगर कोड दिखा रहा है स्विच क्रमांक 152 का 1 पर अगर स्थिति है तो हम कह सकते हैं फेल्योर स्थिति है। थ्रोटल का 3 स्टेप कंट्रोल हमें करना है। जब थ्रोटल रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हमारे पास मैसेज क्या आता है, F1703P1 या फिर F1803P1 का मैसेज हमें आता है। तो हम कह सकते हैं पहला थ्रोटल को 0 पोजीशन पर करेंगे, पहले तो थ्रोटल को जो भी हमारा है थ्रोटल को इस पर करेंगे, 0 पोजीशन पर करेंगे, और 0 पोजीशन पर जैसे ही करेंगे थ्रोटल को FLG 590 यहाँ पर प्रदर्शित होगा, FLG 590 शो होगा। अब हमें क्या करना है, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज हम करेंगे, BPFA दबा कर रखेंगे, उससे हमारा फॉल्ट एक्नॉलेज होगा। फिर VCB है, VCB को क्या करेंगे, ओपन करें, VCB को ओपन करेंगे, और FLG हम जैसे VCB को ओपन करेंगे 550 यहाँ पर प्रदर्शित होगा, FLG 550 प्रदर्शित होगा। गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पर आवश्यकता हमें नहीं है, हम क्या करेंगे 150 स्विच को 0 से 1 पर करेंगे और VCB को हम क्लोज कर देंगे। अब थ्रोटल की एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स द्वारा उसी थ्रोटल को ऑपरेट करने पर 3 स्टेप में TEV 33%, 67% और 100% पर ये TEVE हमें मिलेगा। तो थ्रोटल को हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के द्वारा उसी थ्रोटल को ऑपरेट करने पर हमें 3 स्टेप में मिलेगा, 33%, 60% और 67% और 100% पर मिलेगा। सफलता न मिलने पर 152 को 2 से 3 बार ऑपरेट करें, या गाड़ी खड़ी करके एक बार CE को ऑन ऑफ करें, या दूसरे कैब से हमें प्रयास करना है। फेल्योर मोड में क्या होगा, फेल्योर मोड में 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEV हमें मिलता है। और थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए हमें थ्रोटल को 0 पर करना होगा, और VCB को हमें वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वही VCB को हमें ओपन करना होगा, और 152 को 1 से 0 पर करेंगे, जो भी हमारा 152 है उसको 1 से 0 पर करेंगे क्योंकि थ्रोटल को 0 पर लाना है। VCB को जैसे हमने पहले क्लोज किया था, अब हम इसको पहले हमने VCB को ओपन किया था, अब हम इसको क्लोज करेंगे, VCB को क्लोज कर देंगे। यदि थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर सर्विस में आता है तो सामान्यतः गाड़ी का कार्य करेंगे, अगर हमारा थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर सर्विस में आ जाता है। सामान्य स्थिति में थ्रोटल के द्वारा 15 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEV हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे स्विच क्रमांक 154 द्वारा जो भी हमारे पास में स्विच क्रमांक है, स्विच क्रमांक 154 के द्वारा
ट्रैक्शन बोगी आइसोलेट करने का तरीका एवं ट्रैक्शन बोगी फिर से सर्विस में लाने का तरीका हमें लिखना है। ट्रैक्शन बोगी को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं स्विच क्रमांक 154 के द्वारा, और ट्रैक्शन बोगी को वापस से सर्विस में कैसे लाते हैं वो तरीका हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चलती गाड़ी में हमें क्या करना है। चलती गाड़ी में थ्रोटल को 0 पर करें, वीसीबी हमारा ओपन करना है, और डीडीएस पर नोड 550 हमें सुनिश्चित करना है कि डीडीएस में 550 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आवश्यकता के अनुसार स्विच 154 को 1 या सेकंड पर हमें रखना है। 10 सेकंड इंतजार करें जिससे संबंधित होगी आइसोलेट यहाँ पर होगी। डिस्प्ले स्क्रीन पर होगी आइसोलेट का मैसेज आएगा और LSFI यहाँ पर जलेगी, और एंटर बटन दबा करके एक्नॉलेज करेंगे। LSFI लगातार जलता रहेगा। अब खड़ी गाड़ी में क्या करना है। खड़ी गाड़ी में थ्रोटल को 0 पर करना है, DDS पर हमें 590 सुनिश्चित करना है। खड़ी गाड़ी के लिए 590 आएगा और चलती हुई गाड़ी में 550 आता है। अब आवश्यकता के अनुसार 154 को हम फर्स्ट और सेकंड पर रखेंगे। 10 सेकंड इंतजार करेंगे जिससे संबंधित बोगी आइसोलेट होगी। डिस्प्ले स्क्रीन हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर बोगी आइसोलेट का मैसेज आएगा। LSFI यहाँ पर जलेगी और एंटर बटन दबा करके एक्नॉलेज करेंगे। LSFI लगातार जलता रहेगा। पहला हम बात करें, एक बोगी आइसोलेट होने पर अधिकतम 50% TEV हमें मिलेगा। अगर एक बोगी आइसोलेट होगी तो मैक्सिमम मिलेगा 50% TEV। अब आइसोलेट बोगी को पुनः सर्विस में लाने के लिए हमें क्या करना है। आइसोलेट बोगी को पुनः सर्विस में लाने के लिए हमें पहले करना है सेक्शन क्लियर करके उचित स्थान पर गाड़ी हमें खड़ी करनी है। सेक्शन क्लियर करके अब नियम के अनुसार सी को हम ऑफ करेंगे। स्विच क्रमांक 154 को नॉर्म पर रखेंगे, यानी नॉर्मल मोड पर रखेंगे जो भी स्विच क्रमांक 154 है, और फिर से CE को हमें ऑन करना है, VCB को हमें क्लोज करना है, जिससे दोनों बोगी सर्विस में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे स्विच क्रमांक जो है हमारा स्विच क्रमांक है, स्विच क्रमांक 160 के द्वारा शंटिंग मोड में कार्य करने का तरीका एवं शंटिंग मोड से वापस सामान्य स्थिति में आने का तरीका क्या है। तो स्विच क्रमांक 160 की हम बात कर रहे हैं। 160 में क्या होता है, स्विच क्रमांक 160 के द्वारा शंटिंग मोड में कार्य किस तरीके से करेंगे हम, और शंटिंग मोड से वापस सामान्य स्थिति में किस तरीके से आएंगे, यानी सामान्य स्थिति में आने का तरीका क्या है। तो स्विच क्रमांक 160 में कॉन्फ़िगरेशन स्विच जिसकी 2 पोजीशन होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्विच की कौन कौन सी 2 पोजीशन होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्विच की 2 पोजीशन, पहली स्थिति है, पहला नंबर होता है सामान्य स्थिति होती है कॉन्फ़िगरेशन स्विच की। सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य गति में काम करेगा, सामान्य गति में हमारे लोको चलेगा। 0 होता है कॉन्फ़िगरेशन स्थिति। कॉन्फ़िगरेशन स्थिति में क्या होता है, शंटिंग मोड, अधिक मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर गति होती है कॉन्फ़िगरेशन स्विच में। तो हमें शंटिंग मोड में कार्य करना है। फिर स्विच क्रमांक 160 से पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शंटिंग मोड में कार्य करते हैं तो क्या होगा। थ्रोटल को हम 0 पर रखेंगे शंटिंग मोड में कार्य करने के लिए। लोको और गाड़ी को खड़ा कर लेंगे, लोको तथा ट्रेन ब्रेक लगाएंगे, और फिर MPG हैंडल 0 पर करेंगे, जो MPG का हैंडल है हमारा 0 पर करेंगे, और नोड क्रमांक 570 हम सुनिश्चित करेंगे। स्विच क्रमांक 160 को 1 से 0 पर हम करेंगे, जो भी स्विच क्रमांक है हमारा 160 को वो 1 से 0 पर ले आएंगे। अब F1106P2 लोको इज इन शंटिंग मोड, ये इस तरीके से मैसेज आएगा। F1106P2 लोको इन शंटिंग मोड, स्पीड कैन नॉट बी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर मैसेज आएगा, और BPFA जलेगा यहाँ पर, और BPFA हम प्रेस करेंगे। स्विच क्रमांक 160 है, पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। स्विच क्रमांक 160 को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए थ्रोटल को हम 0 पर करेंगे। थ्रोटल को जैसे 0 पर करेंगे, लोको और गाड़ी है यहाँ पर खड़ी करेंगे। थ्रोटल 0 पर कर दिया, थ्रोटल 0 पर करने के बाद में लोको तथा गाड़ी यहाँ पर खड़ी करेंगे। लोको और ट्रेन ब्रेक लगाएंगे, लोको तथा ट्रेन ब्रेक जैसे लगाएंगे तो MPG हैंडल को 0 पर हम कर देंगे। लोको को ट्रेन ब्रेक लगा दिया, उसके बाद में MPG हैंडल को 0 पर करेंगे, और स्विच 160 को 0 से 1 पर ले आएंगे। जो भी स्विच हमारा 160 है उसको 0 से 1 पर ले आएंगे। थ्रोटल ऑपरेट करने पर यदि P2 का मैसेज आता है तो BPFA प्रेस हमें करना है। सफलता न मिलने पर एक बार CE को ऑन ऑफ करना है। सामान्य गति से गाड़ी कार्य करे, ये हमें ध्यान रखना है।